अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बड़ा क्लेम किया। उन्होंने ये दावा किया है कि वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 वर्षों के भीतर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 2019 तक पहुंचा लेंगे और 3 साल के भीतर उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बना दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है। करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाकर उन्हें रोजगार देना और उत्तर प्रदेश को एक डेवलपिंग स्टेट से निकालकर डेवलप्ड स्टेट के दर्जे तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है। क्या ये टारगेट मौजूदा सरकार की नीतियां और कार्यक्रम पूरा कर पाएंगे? आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, आज हम लोगों ने राजनीतिक विषय के बजाय एक गैर पारंपरिक विषय को चर्चा के लिए चुना है, जो उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए, ख़ास आदमी के लिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए, हम सब के लिए उस पर गंभीर चिंतन और चर्चा की आवश्यकता है। विषय यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यूपी के चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के भीतर ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश को 3 वर्षों के भीतर विकसित राज्य बनाया जाएगा और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक हम पहुंचेंगे। क्या इस लक्ष्य को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश के मौजूदा संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या ये पर्याप्त है? क्या हमारे पास इस तरह की ह्यूमन रिसोर्स है? क्या हमारे पास इस तरह का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास इस तरह की बड़े व्यापारिक घराने हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार बिजनेस करने में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? और कैसे हम उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बना पाएंगे? बहन भाइयों, इसके लिए बहुत ही आमूलचूल आर्थिक और औद्योगिक नीति में और बिजनेस नीति में हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या वर्तमान सरकार की नीतियां उन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? क्या हम करोड़ों लोगों को गरीबी सी रेखा से निकालने के लिए वृहत कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि हम गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उन्हें रोजगार दे पाएं या उनको हम एक बड़ी ह्यूमन रिसोर्स की तरह तैयार करके इस देश में आर्थिक वातावरण डेवलप करें? बहनों भाइयों, इतिहास गवाह है और दुनिया के तमाम मुल्क और कॉन्टिनेंट इस बात के गवाह हैं कि बिना औद्योगिक क्रांति के कोई सी भी देश ने आर्थिक तरक्की नहीं की। और इसके 2 बहुत बड़े उदाहरण इस दुनिया के भीतर हैं जिन्होंने औद्योगिकरण से अपनी अर्थव्यवस्था को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। अमेरिका, सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति अमेरिका के भीतर 1910 के आसपास जिसने हुई थी, उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। यूरोप, 20वीं सदी में यूरोप ने जिस तरह का औद्योगिकरण किया, औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप के भीतर, आज भी यूरोप की अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल है। दुनिया के उन सभी मुल्कों ने तरक्की की और सबसे ज्वलंत उदाहरण 21वीं सदी का है चीन, जिसने औद्योगिक क्रांति और ह्यूमन रिसोर्स को अपने यहाँ चेन करके और उसको बेटर यूटिलाइज करने के लिए लगाया। आज दुनिया का मैन्युफैक्चरर अगर कोई है तो चीन है। दुनिया की कोई फैक्ट्री है तो उसका नाम है चीन। तो औद्योगिकरण की क्रांति के बिना अर्थव्यवस्था को जमीन से आसमान तक पहुंचाना बड़ा दुष्कर कार्य है। क्या उत्तर प्रदेश कोई औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार है? क्या उत्तर प्रदेश की ज़मीन, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के ह्यूमन रिसोर्स, उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज़, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हमारे फिनेंशियल चैनल्स, क्या वो बर्डन लेने के लिए तैयार हैं? बहनों भाइयों, बहुत गंभीर विषय है और इस पर तो खुली चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य तरक्की करेगा ये पूरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन हम करेंगे कैसे इसको? हमारे पास योजना क्या है? हमारे पास पॉलिसीज़ क्या हैं? हमारे पास कार्यक्रम क्या हैं? हम अपने लोगों को किस तरह से एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स की तरह, जिस तरह से अमेरिका ने, यूरोप ने, चीन ने इस्तेमाल किया, क्या भारत और क्या उत्तर प्रदेश उसके लिए तैयार है? हम उन सभी नीतियों की, उन कार्यक्रमों की आज विवेचना करेंगे जिनके दम पर सरकार ये क्लेम कर रही है कि उत्तर प्रदेश को हम 3 वर्षों के भीतर विकसित राज्य बनाएंगे। तो उन दावों के पीछे की हकीकत क्या है? उन हकीकत का एक विश्लेषण होना चाहिए,
सरकार ने कोई टारगेट रखा है तो उस टारगेट तक वो पहुंचेंगे कैसे। और ये अच्छी बात है, मैं इसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत अच्छी बात मानता हूं कि हम आर्थिक विषयों पर हमारे राजनेता चर्चा करने लगे। ये एक अच्छा संकेत है और इकोनॉमी को ही मुद्दा बनाया जाना चाहिए चुनाव में। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो लोग भी डिबेट सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं ये वीडियो, अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाइए ताकि हम इन पॉलिटिशियंस को जवाबदेह बना पाए, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। अगर बात अर्थव्यवस्था पर बहनों भाइयों जो पॉलिटिकल चर्चाएं शुरू हुई हैं, अगर हम इसको पकड़े रह गए 3-4 साल, उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी। मैं दावे से कह रहा हूं, बशर्ते हम इस मुद्दे पर, हम मतलब जनता, हम मतलब आप और आम आदमी, अगर इस मुद्दे पर फोकस करते हैं, निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर संकेत आएगा और राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, ये मजबूर होंगे कि आपके एजेंडे पे लौटेंगे। तो इस दावे पर मैं ये आज इसलिए मैंने डिबेट रखी ताकि हम आम जनता तक ये बात पहुंचाएं कि हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाना है, कैसे हमें महाराष्ट्र से बेहतर करना है, कैसे हमें कर्नाटक से बेहतर करना है, कैसे गुजरात से अच्छा करना है, कैसे हरियाणा से अच्छा करना है। हमें उत्तर प्रदेश को के पास संभावनाओं के असीम द्वार है बहनों भाइयों, और ये धरती लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और सम्मिलित प्रयासों के जरिए हमको अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज चर्चा इस विषय पे करेंगे कि ये लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य के सापेक्ष सरकार के पास नीतियां और कार्यक्रम क्या है, क्या वाकई में सरकार गंभीर है, या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि ये दावे हवाई हैं और ये अविश्वसनीय है। इज इट पॉसिबल? वैसे पॉसिबल तो कुछ भी है दुनिया में। आज चर्चा करेंगे और समझेंगे। कुछ बयान सुने। पिछले 7.25 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की है। अगले 2 वर्ष के अंदर तो हम इन सब के जीवन स्तर को इतना बढ़ाएंगे कि हर परिवार 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने की सामर्थ्य अर्जित कर सके। हमने समाजवादी नहीं, हमने प्रदेश के गरीब को उसका अधिकार दिलाने का काम किया है और इस सरकार उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बजट से कोई पंख लगने वाला नहीं है। ये तो मुझे आश्चर्य है कि जितने रुपए का जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, क्या उतना पैसा इनके कंसोलिडेटेड फंड में आएगा? क्योंकि पुराने जितने बजट बनाए हैं उसमें हमेशा जितना इन्होंने बजट बनाया उतना पैसा खर्च नहीं कर सके। कितनी विडंबना है कि पिछले 8 वर्ष में ये सरकार अभी भी मानती है, जिसमें से 7 साल का कार्यकाल उनका स्वयं का है, कि अभी भी राज्य बीमारू है। तो अगर बीमारू है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। यूपी सरकार ने पिछले वर्ष 7 लाख करोड़ और इस वर्ष 8 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने सदन के भीतर ये क्लेम किया है कि 5.75 यानी 5.25 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में अकेले गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया है। क्या इन लक्ष्यों की ये लोग पूर्ति कर पाएंगे और क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएंगे? चर्चा इस विषय की। आज हम इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष अग्रवाल जाने माने इकोनॉमिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और जाने माने पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट भी हैं। थोड़ी देर में हमें हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार जुड़ेंगे और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन की एक अनकन्वेंशनल डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, जहां आज आप सबके राजनीतिक विचार नहीं, राजनीतिक दल होने के नाते आपके आर्थिक विषयों पर विचार किया है उसको प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। संजय चौधरी जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मुझे आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सदन के भीतर जो ये दावा किया है, तो इस दावे की पूर्ति के लिए आपके पास कार्यक्रम क्या हैं और आपके पास नीतियां क्या हैं? ब्रजेश भाई, आपका धन्यवाद। बहुत अच्छे विषय पर आपने आज की चर्चा रखी है और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 के बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो उसका जो बजट था वो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास था
और इस बार का जो बजट रखा गया है वो 8,08,000 करोड़ से अधिक का है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इन 7 सालों में जब 2 साल कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति लगभग डंप थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का बजट साइज जस्ट डबल हुआ है। ये बजट साइज एकदम जस्ट डबल हो जाना 7 वर्षों में, ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिकल ग्रोथ को दर्शाने का मापदंड नंबर 1 है। दूसरा, मैं इसके समर्थन में आपको कुछ और तर्क रखना चाहूँगा। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद की थी 8.6 लाख मैट्रिक टन। ये किसानों से खरीदी थी और उन्हें नगद पैसा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 36 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा और किसानों को जो खरीदा उसका भुगतान उनके अकाउंट में किया। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का आर्थिक परिवर्तन आया और किसान के पास भ्रष्टाचार से मुक्त धनराशि उसके अकाउंट में पहुंची। तो जो बेसिक इकाई है कृषि, और उसमें उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक उत्पन्न होता है, उसमें किस प्रकार से लोगों का मूलभूत परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैश क्राफ्ट के रूप में गन्ना है। 2017 से अब तक 46 लाख जो हमारे एग्रीकल्चरल किसान हैं उनको 2,73,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। दरअसल गन्ना उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक बोया जाता है और उसके भुगतान का एक बहुत पुराना संकट हमेशा से चला आया, और ये जो हमने भुगतान किया है कि इसके पहले 2017 से 22 साल का आप अगर आंकड़ा निकालें तो उससे 22 साल को अगर आप मिला लें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भुगतान किया है वो उस 22 साल के मूल्य से भी 56 लाख 143 करोड़ रुपए से भी अधिक है। दूसरा, हम उसको कैसे आंक सकते हैं? अगर कोई कृषि कर रहा है तो उसमें उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके साथ और रखूंगा कि औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ गई, और इससे जो किसानों की औसत आय 370 रुपये प्रति कुंटल से जो है वो 43,364 रुपये प्रति हेक्टेयर की उसमें उसके हिसाब से वृद्धि हुई। तो जो और हमारी जो कैश क्राफ्ट है उसमें भी परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में जहां चीनी मिलें बंद हो रही थी, चीनी मिलें बेची जा रही थी, आज चीनी मिलें बढ़ रही हैं। बिना किसी औद्योगिक क्रांति के आप ये क्या क्लेम करते हैं कि उत्तर प्रदेश को डेवलप्ड स्टेट के तौर पर हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे? एंड पॉइंट नंबर 2, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए हमें प्रयास भी उसी लेवल के करने पड़ेंगे। अभी जो मौजूदा प्रयास हैं इसका कम से कम 5 गुना ज़्यादा तेज़ी हमें दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कार्यक्रम और नीतियां बनानी पड़ेंगी। मैं उनका जिक्र चाहता हूं आपसे, बोलें। ब्रजेश भाई, उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सेक्टर्स बनाए हैं। अलग अलग विभागों को 10 सेक्टर्स में हमने बांटा है, और इसी में एक मंत्री के पास एक एक सेक्टर है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसके हर तीसरे हफ्ते में इसका जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं। उत्तर प्रदेश में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के बेस पर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हुई, और 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश का MOU हो चुका है, और 1 वर्ष के अंदर लगभग 6.50 लाख करोड़ से अधिक का निवेश। देखिए, विकसित बनने के लिए जरूरी है कि उस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, मेडिकल अच्छा हो, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 80 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स के मिलाकर हैं। इसमें एक और मूलभूत चीज देखनी होगी कि 2017 में उत्तर प्रदेश में MBBS की सीट लगभग 2000। थैंक यू सर। नेक्स्ट राउंड में आपको बाकी विचारों के लिए स्थान देंगे। 1150 हैं और ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई को आमंत्रित करता हूं।
फराज जी, अब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जो क्लेम किया है, समाजवादी पार्टी क्या धारणा रखती है? विदिन 3 ईयर्स उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट एंड $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। समाजवादी पार्टी को किन बिंदु पर एतराज है? क्या इन लक्ष्य की पूर्ति हो पाएगी? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी जो है वो हर उस चीज़ का समर्थन करती है जो कि देश और प्रदेश को आगे ले जाए। लेकिन जुमले हम लोग 2014 से सुनते चले आ रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अब एक ये जुमला फेंका है। बहरहाल ये स्वागत योग्य बात है कि अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम और तमाम नफ़रत की राजनीति से ऊपर उठ करके अगर हम लोग इकनॉमी की बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे वगैरह वगैरह। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको पता है उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है ब्रजेश जी? 1,05,000। और महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 3,32,692। तो अपने ही देश में, माइक के नजदीक बोले, अपने ही देश में महाराष्ट्र की अगर पार्लियामेंट टाइप की व्यवस्था है यहाँ पे, माइक पे बोले। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम वो फील आएगा कि पार्लियामेंट बोले में। हैं बात। महाराष्ट्र में अगर पर कैपिटा इनकम 3,32,000 की है और उत्तर प्रदेश की 1,05,000 की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 7 साल से क्या कर रहे थे? अभी आपने, मैं थोड़ा सा मुझे आने में 2 मिनट विलंब हुआ, लेकिन आई ओवरहर्ड, मैंने सुना कि आप बात कर रहे थे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की। बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम तो कुछ और बता रही है कि पिछले 7 साल से क्या हुआ। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी जरा प्रदेश की जनता को बता दें। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ब्रजेश जी जो 3 अहम आते हैं, जो पैरामीटर्स आते हैं, उसमें एक एजुकेशन है, दूसरा हेल्थ है और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और उसके बाद में फर्दर उसके क्या नाम है, कंपोनेंट्स हैं। तो टोटल हम लोग 12 हमारे यहाँ हैं और यूएनडीपी जो है वो 10 कंपोनेंट्स लेता है। हमने 2 ऐड किए हैं, जिसमें एक बैंक अकाउंट है, क्योंकि हमने जनधन योजना में तमाम सारे बैंक अकाउंट्स खोले, उसकी वजह से हमारा जो है वो कम दिखता है। बहरहाल अब देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये हमारे हाथ में भारत सरकार की किताब है, मैं इसीलिए लेके आया कि आपका इतना बड़ा शो होता है। इसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे। ये मैंने नहीं छापी, ना ही तो समाजवादी पार्टी ने छापी है। 1 साल पुरानी लाए हो? हाँ कोई बात नहीं, 1 साल पुरानी सही, कोई बात नहीं, अभी आई नहीं है, लेटेस्ट इशू अभी आया नहीं है, वो अखबारों में खाली आया था, वो भी हम ले आएंगे हमारे पास। ठीक है, आप एक्सप्लेन करें। अब ब्रजेश जी क्या है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो उसमें अगर आप देखिएगा कि जो टॉप पे पैरामीटर लिखा हुआ है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर। और उत्तर इसके, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पर मुझे आप बताइए कि कौन से ऐसे कार्यक्रम और नीतियों का अभाव है कि सरकार ये लक्ष्य पूरा नहीं कर सकती? और दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति कर रहा है या तैयार है, या सरकार के पास ऐसी योजनाएं हैं? आपके दर्शकों को मैं कुछ इतनी अच्छी चीजें बताऊंगा अगर आप मुझे 1 मिनट आपको 60 सेकंड अनइंटरप्टेड, गो अहेड। देखिए, कोई विष रह ना जाए आपकी, पूरी करिए। देखिए ब्रजेश जी, जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना? वो हेल्थ में आता है। इकोनॉमिक सर्वे की पेज नंबर 187 पर अगर आपके दर्शक खोलेंगे, पेज नंबर 187 पर लिखा हुआ है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर। इसमें 36 स्टेट्स का निकाला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश 36 में से 36वें नंबर पर है। ये शिशु मृत्यु दर की बात में कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण की। तो ये अर्थव्यवस्था विषय कहा, इस विषय ये एक टॉपिक हो सकता है, पर आप 2-3 चीजों पर फंस गए। आगे शिशु मृत्यु दर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सर आगे जाने तो आपका सारी चर्चा वहीं पर सीमित है सर। बिल्कुल नहीं, समय का अभाव है सर, पूरा करें सर। बिल्कुल भी नहीं 20 सेकंड सर। जी। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लिया अभी संजय जी ने हेल्थ की बात करी, हमारे लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज है, एक क्या नाम है, बलरामपुर अस्पताल है, और एक कौन सा है, लोक बंधु अस्पताल। हिंदुस्तान टाइम्स की 6 फरवरी 2025 की खबर के हिसाब से, मैं कोट कर रहा हूं हिंदुस्तान टाइम्स की खबर, राजधानी के उत्तर प्रदेश की राजधानी के मेडिकल कॉलेज में 1230 सैंक्शन पोस्ट थी, जिसमें से 712 रिक्त हैं। क्यों सर? मैं ऐसे ले जाएंगे? डिबेट में नकल करने की भी छूट देता हूं। ऐसे ले आप जाएंगे? लोग आईपैड लीजिए, सर्च कर लीजिए, जो इस राउंड नहीं बोल पाए अगले राउंड बोल लीजिए। तो अब और फैक्ट्स जुटा लीजिए। ब्रजेश जी, यहाँ नकल की भी छूट है सर। ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश की वह राजधानी, हेमंत जी को नहीं है, बाकी सबको है। उत्तर प्रदेश की ब्रजेश जी राजधानी में अगर मेडिकल कॉलेज में 1230 पोस्ट जो सैंक्शन है उसमें 712 रिक्त हैं, तो फिर कैसी मेडिकल फैसिलिटी? बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। मैं आपको सेकंड राउंड दूंगा, आप अपनी बाकी बातों को रख लीजिएगा। बहुत कुछ लाया था आज सर, इतना टाइम मिला। आप तो सर मल्टी डायमेंशनल और चाइल्ड पॉवर्टी में तो उसी पे तो आप सर 5 मिनट ले चुके हैं, आपको पता है सर। आपने 8:12 पे शुरू किया था और 8:17 हो गए हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, अर्थव्यवस्था पर बात हो रही है,
हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है। इसलिए मैं आज थोड़ी मैंने प्रसन्नता के भाव में मैंने सोचा आज इस पर डिबेट करते हैं। तो कैसे हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करें, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे हो, हम कौन सी औद्योगिक क्रांति करें, और सरकार जिन कार्यक्रम और पॉलिसीज़ को लेकर आई है, आपकी पार्टी और आप क्या मुतमईन हैं कि वो सही है, लक्ष्य की तरफ बढ़ना उचित है, या फिर पॉलिसी और प्रोग्राम्स में चेंज चाहते हैं? थोड़ी थोड़ी सारी बात कर लेते हैं। बीमारू स्टेट्स की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, बीमारू से विकसित की तरफ ले जाएंगे। तो पहले तुमको ये समझना चाहिए कि ये टर्म कहां से आया था। आशीष बोस साहब डेमोग्राफर है, 1985 में राजीव गांधी जी को उन्होंने एक पत्र लिखा, वो पेपर लिखा था, उसमें इसका इस्तेमाल किया था। और बेसिकली जो अभी हमारे मित्र फराज भाई कह रहे थे, वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की तरफ इशारा किया था उन्होंने, कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स जिसकी चर्चा आपने अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में करी, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की बात की थी उन्होंने। तो मानव संसाधन जब स्वस्थ होता है, शिक्षित होता है, प्रशिक्षित होता है, तो वो किसी देश के किसी आपके मानव संसाधन की स्थिति क्या है, ये बहुत किसी से छिपी नहीं हुई है। अगर आप फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो आपका जो इंडिकेटर है वो सबसे खराब है पूरे भारत में। अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो आप नेशनल एवरेज से पीछे हैं। अगर आप लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो आप नेशनल नेशनल जो एवरेज है उससे कम है। अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो भारत में आप 28वें नंबर पर हैं। अगर आप हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो नीति आयोग, हमारा नहीं है, केंद्र सरकार का है, वो 19 राज्यों का सर्वे करता है और यूपी को 18वें पर स्थान देता है। अब ये बात, अब इसको और आगे बढ़ाते हुए 1 ट्रिलियन की तरफ ले जाते हैं। देखिए, ऐसा साहब फेंक देने में, जुमले उछाल देने में कुछ जाता नहीं है। आज की डेट में जो आपकी विकास दर है उसका 3 गुना यानी 10% के आसपास है, और अगर 33% के आसपास विकास दर अगले 4% होगी, अगले 4 साल में होगी, तो आप 1 ट्रिलियन पहुंचेंगे। क्योंकि 1 ट्रिलियन का मतलब हुआ आज के जो आपका डॉलर से रेट है 86 रुपया मान लेते हैं मोटा मोटा, तो यानी 86 लाख करोड़ का जब आपका बजट होगा तब आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। अरे आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 8 लाख करोड़ का बजट लाए हैं आप, 86 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, और कब? 4 साल के अंदर, यानी 35% प्रति साल की दर से ग्रो करेंगे तब आप पहुंचेंगे 86। अरे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि आप कुछ भी कह देंगे और लोग मान लेंगे उस बात को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं आप यहां से कानपुर की तरफ चलिए। इंडस्ट्रियल, किसी जमाने में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, चमड़े की फैक्ट्रियां वहां से चली गई, पान मसाला वहां से शिफ्ट हो रहा है बंगाल की तरफ, हिमाचल की तरफ और एमपी की तरफ, और लोहे की इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर है। यानी इंडस्ट्रीज लगने की बजाय बंद होने की कगार पर आपके स्टेट में है, और आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आदरणीय संजय जी भी गिना रहे थे साहब, ये इतना बड़ा तो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है सर, आप कह रहे हैं कि जीएसटी का आंकड़ा तो बता रहा है, जहां पर आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जो आपने आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। और ये गिना रहे हैं साहब, ये गेहूं चावल गन्ना और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेट की स्थिति ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज खुलने के बजाय बंद हो रही है। जो आपकी अपनी इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो रही है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि $1 ट्रिलियन हम तब पहुंचेंगे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, करेक्ट? इंडस्ट्री को हमें ज्यादा प्रमोट करना होगा, क्योंकि आज की डेट में आप 8 लाख करोड़ पर हैं और आप 86 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। 4 साल में आप कैसे हो जाएंगे 10 गुना? अरे जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप। 32.97% की ग्रोथ रेट जब आपकी होगी, और वो इस दुनिया में कभी किसी की हुई नहीं, तो आपकी कहां से हो जाएगी? पॉलिसीज भी आपकी वैसी नहीं है, एक कोशिश करते हैं, बना के रखे हुए हैं आप। लेट्स ट्राई। अरे भाई, सवाल इस बात का है कि आपको झूठ बोलकर अगर भोली भाली जनता को मूर्ख बनाना है तो वो तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। मैं द्वितीय चरण में आपके दूसरे विचारों को स्थान दूंगा। मनीष अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है। मनीष जी, स्वागत आपका जी। कैसे इस लक्ष्य को की पूर्ति की जा सकती है? जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं क्या वो पर्याप्त हैं, या फिर आप भी ये चाहते हैं कि इसमें संशोधन हो और हम कुछ ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लाएं ताकि हम इस टारगेट को अचीव करें?
देखिए, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो इस समय सरकार के चल रहे हैं वो उस विचारधारा के चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगर आप पुराने आंकड़ों को देखें, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी कलेक्शन है पिछले साल का। उत्तर प्रदेश इस समय रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। उत्तर प्रदेश इस समय अर्थव्यवस्था के मामले में भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री कैसे आती है, विकास कैसे होता है। अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें, रोड और एक्सप्रेसवेज 50% भारत के इस समय उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 25 एयरपोर्ट चल रहे हैं, 21 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक आध फंक्शनल नहीं हुआ है, जो फंक्शनल होने वाला है। ये इंडिकेटर्स हैं कि अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है तो प्रदेश का ऑलराउंड विकास होता है। आप देखिए कि ये कुंभ से जो अर्थव्यवस्था, क्या ये जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ जी, तो ये एक बूम करेगा मेरे लिए। जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ तो बूम तो करेगा, लेकिन उसके संग एक और समझने की बात है कि अभी तक भारत में एयरक्राफ्ट्स की सर्विसिंग नहीं होती है। उसकी भी पहली फैसिलिटी जो है वो जेवर में जनरेट हो रही है। रेवेन्यू चेंजर भी होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत आएगा। यूपी में तमिलनाडु के बाद दूसरा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट का साइज बहुत अच्छा आ रहा है। अभी संडे को लखनऊ, चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? चैलेंजेस ये है कि हमें इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग जो है और अच्छे ढंग से करनी है। हमें इंडस्ट्री को जाने से रोकना है। जैसे नोएडा और गाजियाबाद डेवलप हुआ था, वैसी डेटा सेंटर जो बड़ा रेवेन्यू लाती है, बड़े साइज की इंडस्ट्री है, प्लांट्स 40,000 50,000 करोड़ के लगते हैं। उसका एक छोटा सा प्लांट संडे को अभी इनॉग्रेशन हुआ है लखनऊ में, सिफी का 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है सेमीकंडक्टर्स में। इस तरीके की इंडस्ट्री को हमें टैप करके उत्तर प्रदेश में लाना होगा, जिसका वॉल्यूम साइज ज्यादा होगा। लैंडलॉक्ड स्टेट है ना, हमारे पास पोर्ट तो है नहीं। लैंडलॉक स्टेट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश कर रहा है, वाराणसी से हल्दिया तक पानी के जहाज से व्यवस्था करी जा रही है लाने और ले जाने की। तो कुछ हो ही नहीं रहा इतने टाइम से। होना चाहिए था। वाराणसी से व्यवस्था, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसमें। और इलाहाबाद से व्यवस्था करनी चाहिए। लैंडलॉक को आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपॉर्चुनिटीज ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जो छोटे छोटे माध्यम। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि हम एक बड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने प्रदेश में ले आए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की इस समय तैयारी ऐसी दिख रही है। मेरठ से जो रैपिड रेल चली है नोएडा और दिल्ली के लिए, उसने नोएडा का बहुत अच्छा विकास का पोर्शन जो है वो मेरठ ला दिया है। आज पॉपुलेशन प्रेशर भी थोड़ा डाइवर्ट हुआ है। टाउनशिप्स जो है मेरठ ट्रांसफर हो रही हैं। बुंदेलखंड की बीडा, जो बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी सरकार ने बनाई है, उसका प्रोग्राम ये है कि जिसने सिंगापुर की संरचना करी थी वो 5,000 एकड़ में, उसमें भी कुछ काम हुआ नहीं। बीडा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। नहीं, थोड़ा एक्सीलरेट सरकार को एक्सेलरेट करना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा है। हमेशा मैं हेमंत तिवारी जी को इस पर चर्चा में आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में उत्तर प्रदेश के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, और सरकार ने जो टारगेट फिक्स किया है, क्या उनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम ये उनके टारगेट के लिए पर्याप्त है, या फिर इसमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है? दूसरा प्रश्न, क्या हम औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार हैं? क्या वैसे कार्यक्रम और नीतियां हैं, या फिर सरकार का ये एक चुनावी वायदा है सदन के भीतर? अभी तो चुनाव में देरी है, इसलिए इसको वायदा नहीं मान सकते। लेकिन किसी भी सरकार को अपना टारगेट सेट करने का हक है, परंतु उसके लिए उसी गतिशीलता के साथ काम करने की भी ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं। हमारे पैनलिस्ट को अच्छा या ख़राब लग सकता है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो बहुत सी ऐसी नई बातें देखी जा रही हैं जो निकट अतीत में नहीं देखी गई थी, और वैसी है जो एक पॉजिटिव साइन है कि हम बेहतर कर सकते हैं, करने की स्थिति में हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो इतनी बड़ी इकोनॉमी का टारगेट पाने में कोई बुराई नहीं, लक्ष्य रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा गेयर अप करना होगा। वैसे भी अभी कुछ काम हुआ है, कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर प्रदेश में वातावरण दुरुस्त हो और चीज़ें सकारात्मक दिखें, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, आप मोटे तौर पर आर्थिक दृष्टि से देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में 6, 7, 8 वर्षों में जी जो सकल राजकोषीय घाटा होता है उसको आपने देखा बहुत अभूतपूर्व तरीके से कम किया है। 2.97 मिला दिया। हम बहुत ज़्यादा आंकड़ों पर नहीं जाते, लेकिन आंकड़े भी शिनाख्त करते हैं
आंकड़े गवाही देते क्या हैं। हम इस बात उस की, प्रतिस्पर्धा के पुष्टि लिए, करते हैं। उस कंपटीशन के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है कि हम एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया $1 ट्रिलियन का, क्या हम चाइना जैसी पॉलिसी ले आएँ या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक जैसी पॉलिसीज लाएं, तब तो हम सस्टेन करेंगे ना। जो हमारा शहरीकरण है, जो औद्योगिकरण है, हमें इसे भी तो कंपेयर करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी से। और आप पोर्ट स्टेट नहीं हैं, आप लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी दृष्टि से, उसी प्लानिंग से आपको आगे बढ़ना होगा। मैंने क्या कहा, गतिशीलता की भी जरूरत है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वास्तव में अब हम जब एक्सप्रेसवेज से जाते हैं, आज मैं खुद पूर्वांचल एक्सप्रेसवेज से आया हूँ, तो लगता है कि जिस गांव पे हम 6 घंटे में पहुँचते तो उस गांव में 2.5 घंटे में पहुँच जाता हूँ। ये सबको लगता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं मोटा मोटी, जैसे कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सबको खुश होना चाहिए, सारे दलों को खुश होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है $1 इकोनॉमिक, वरना आप देखिए कि करोड़ों लोगों को एक शहर ने हैंडल किया, मेरे प्रयागराज ने। वहाँ 7 हाईवे आते हैं, बहुत बड़ी जो अन्य बात जगहों है। से कनेक्ट करते हैं प्रयागराज को। बहुत बड़ी ठीक है, बात। लोगों को परेशानी हुई होगी थोड़ी बहुत बड़ी, काफी भी हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर ही था तो जो इतने लोगों को ले आया। मोर देन 70% लोग रोड कनेक्टिविटी के थ्रू पहुंचे। मैं यही तो है, मैं आपसे भी कहता था, अगर आपको याद हो ब्रजेश जी, जब अखिलेश यादव ने कुछ काम शुरू किए, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे, सारी चीजें, मैंने कहा देखिए ये पॉजिटिव साइन के साथ आदमी आगे चल रहा है। उस चीज को जो जिस तरीके से एक्सेलरेटेड वे में आगे बढ़ाया है योगी सरकार ने, मैं इसकी तारीफ करता हूं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिले न मिले, लेकिन जो लक्ष्य है, थैंक यू हेमंत जी, बहुत नजदीक पहुंच। बहुत शुक्रिया आपका। मैं द्वितीय चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है? दूसरा, क्या 3 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट हो जाएगा? और अगर होगा तो सरकार के पास नीतियां, कार्यक्रम क्या हैं, इंडस्ट्रीज़ की क्या पोजीशन है, और हमारी अर्थव्यवस्था की और सरकार के उद्देश्य कितने गंभीर लग रहे हैं आपको? देखिए, सरकार ने एक स्कीम शुरू की है, जीरो पावर्टी स्कीम, और इसका नोडल अफसर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को बनाया गया है। इस स्कीम के तहत ये उन घरों को चिन्हित करते हैं जिसमें 4 या 5 लोग एक परिवार में हो, और जिनमें रोजगार ना हो, जिनके पास कोई आयुष्मान कार्ड ना हो, और उनको संविदा पर ये एक नौकरी देते हैं जिसमें 10,000 रुपया से लेके 12,000 रुपया तक वो महीने में कमा सके। और इस तरह से एक इस स्कीम को इन्होंने लखनऊ में शुरुआत की थी अभी 2 महीना पहले। ये उसी के तहत है। मुख्यमंत्री ने जो बोला है कि पहले 2 सालों में हम उत्तर प्रदेश में 13.57 लाख परिवारों को इस स्कीम के तहत 1 से 1.25 लाख कमाने लायक बनाएंगे। अब ये 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म करेंगे। ये बात सही है कि जिस सरकार ने खुले में शौच खत्म कर दिया हो, वो गरीबी भी खत्म कर सकती है अगर वो इस बात को ठान ले तो। और यूपी इस देश का बहुत बड़ा राज्य है जो आज तक आर्थिक दृष्टि से पीछे माना जाता था। अब वह राज्य आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जब हम गरीबी की बात करते हैं तो हम गांव की ओर देखते हैं। शहरों में लोगों के पास संपन्नता है, संसाधन है, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। गांव में ऐसा नहीं है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबने बचपन में ढबरी देखी होगी, लालटेन में पढ़ाई की होगी, अंधेरा देखा होगा, और गांव का में सूरज ढलने के बाद जीवन सीमित हो जाता है, ये भी देखा होगा। लेकिन आज गांव में जिनके पास खाने को नहीं, उनको मुफ्त में राशन भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं किसान सम्मान योजना के तहत। इसके अलावा कई सारी स्कीमें चल रही हैं जिसके तहत लोग काम काज करके अपना जीवन चला सकते हैं। ब्रजेश जी, ये सब तो भूखो न मरे, इसकी नौबत ना आए, इसके लिए व्यवस्था है कि चलो भाई कोई आदमी भूखा ना सोए। क्योंकि हम लोग यहाँ शोर मचता था कि अरे जो भूखा रहता है उससे उसका हाल पूछो, जिसका पेट भरा है वो क्या हाल बताएगा। तो अब ये भूख से कोई न मरे, ये व्यवस्था तो पक्की हो गई।
महिलाओं को चूल्हा न जलाना पड़े, घरेलू सिलेंडर भी मिलने लगा। तरक्की आई है, विकास चल रहा है। जब सरकारें अस्थायी तौर पर रहेंगी तो स्वाभाविक है कि वो बहुत कुछ करेंगी, उनको करना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि मेट्रो ट्रेन क्या होती है, तो हम लोग सुनते थे कलकत्ता में मेट्रो दौड़ती है, ज़मीन के नीचे दौड़ती है। अब तो लखनऊ सहित 5 जिलों में उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे हो, लखनऊ में तो ज़मीन के नीचे भी दौड़ रही है मेट्रो ट्रेन। तो सब अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा है। लेकिन जो विकास और तरक्की की गाथा है, जो एक्सप्रेसवे लिखते हैं, उसमें हम मायावती से शुरू करेंगे, अखिलेश यादव को भी श्रेय देंगे, लेकिन शीर्ष पर योगी आदित्यनाथ आज बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल, गंगा, गोरखपुर, ये सब एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को स्पीड प्रदान कर रहे हैं जी। लेकिन बहुत से मामलों में देखिए जी, सरकार अगर झूठ न बोले, फरेब न करे, तो का शाम को वसूल पकाएगी चूल्हे पर। हर बात सच्ची नहीं हो सकती है, कुछ बात अफसरों की बाजीगिरी के लिए भी छोड़ दी जाती है। यही बात हेमंत जी को मैं शुरू से समझा रहा हूं, पर वो सुनते कहाँ हैं मेरी बात। देखिए, असली गांव, असली भारत, असली उत्तर प्रदेश तो गांव में बसता है। जहां पर संसाधन देखने हो वहां पर जाइए कि बिजली कितने घंटे आती है। जो 1 लाख लघु उद्योगों की सरकार ने बात की है, स्थापना की, MSME की, ये उसकी रीढ़ है। यही ऊर्जा प्रदान करेंगे, यही रोजगार प्रदान करेंगे। ब्रजेश जी, किसान की आय जब से हम लोग पैदा हुए तब से हर सरकार दुगुना कर रही है, और कब तक दुगुना हो जाएगी इसका आंकड़ा, जब खेत का आकार घट रहा है, कोई खेती करना नहीं चाहता है, तब कैसे किसान की आय दुगुनी होगी, ये एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है। भाजपा जब विपक्ष में थी तब वो कहती थी कि गन्ने का रेट 400 रुपया कुंटल करो। अब बहुत खिसके खुसकाए 350 रुपया कुंटल अभी इनके यहाँ पहुँचा है। तो ये सरकारें और विपक्ष के अंतर को भी दर्शाता है कि कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन सड़क, बिजली, पुल, ये सब तरक्की के रास्ते हैं। और जो अस्थाई सरकारें होती हैं, बहुमत की सरकारें होती हैं, योगी को 10 साल मिला है, स्वाभाविक है कि विकास की रफ्तार बढ़ेगी। बहुत कुछ उनकी टीम पर निर्भर करता है कि वो टीम किस तरह से काम करती है। भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करके सरकारें विकास के नए द्वार खोल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पूर्वांचल से जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो विपन्नता से संपन्नता दिखाई पड़ती है जी। और वो संपन्नता पूर्वांचल में कैसे आए, जो सेंट्रल यूपी और पश्चिम में है, उस पर सरकार को काम करना होगा। योगी की तारीफ इसलिए आप कर सकते हैं कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री चलाई, उन्होंने जो वादा किया था वो एम्स लेकर आए, वो सीमेंट फैक्ट्री चलाई। आज कुंभ में वो 3 लाख करोड़ रुपया कह रहे हैं, कमाने का दावा कर रहे हैं। आगे जेवर एयरपोर्ट है, डिफेंस कॉरिडोर है, और अभी जो मनीष अग्रवाल जी ने कहा कि लखनऊ में सिफी ने एक पहला चरण उनका जून में पूरा होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं वो लोग। निवेश, उद्योगपति, इन सब के भरोसे से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी। आंकड़े क्या कहते हैं वो लोग अपनी अपनी बात जाने, लेकिन हम जिन गाँव में रहते हैं ब्रजेश जी, वहाँ पर मुनव्वर राना साहब का एक बहुत मशहूर शेर आज मैं सुनाता हूँ आपको कि गरीबी कैसे जीवन जीती है और अमीरी बड़े बड़े ज्वेलर्स की दुकान में क्या ढूंढती है। सुनिएगा कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है, और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल लेती है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। मैं इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं। मेरे साथ संजय चौधरी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर, अगर $1 ट्रिलियन हमें पहुँचना है तो हमें इन 3 की सेक्टर्स पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का किन पर केंद्रीय नीति है या किस पर ज़्यादा फोकस है जिसके सहारे हम आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि हमारे साथ जो अपोजिशन के दो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि अभी तक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं। तो आप इस टारगेट को अचीव कैसे करोगे? ब्रजेश भाई, मैंने अपनी पहले ही बात ये इसको रखी थी कि कैसे उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में रिमार्केबल चेंजेस हो रहे हैं। एक सरकार जो एक वित्तीय वर्ष में 6.9 लाख मेट्रिक टन अगर गेहूं की खरीद कर रही है और दूसरी सरकार अगर 36 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद कर रही है और खरीद के बाद पैसा अकाउंट में दे रही है, तो ये खुली आंखों से देखा जाने वाला सच है जिसे स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही सिंचाई को फ्री कर दिया है। लोगों की पर जो कैपिटा उनका जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के गांवों का भी जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उत्तर प्रदेश में 01 और 02, इस बार के बजट में लगभग 10,000 करोड़ उसमें है कि वहां पर भी हम जो बेसिक्स को है उसको चेंज करेंगे। दूसरा, जो 10 सेक्टर्स हैं, देखिए आप और चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। छोटे छोटे राज्य हैं, गोवा जैसा राज्य है जो केवल पर्यटन पर चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में गोवा के टोटल पर्यटन से ज़्यादा पर्यटक अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश के इस सेक्टर में बदलाव की कहानी भी लिख रहा है, जिसको साफ अगर हम श्रद्धालुओं को पर्यटक मान लें और कुछ इसे इग्नोर तो इस कर रहे डेटा हैं। में तो फिर उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा। नहीं, जो भी आ रहे हैं, अगर उनको पर्यटक मानते हैं तो अगर कोई व्यक्ति कहीं से आ रहा है यहाँ, नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए जो आ रहे हैं, जो अयोध्या आ रहे हैं, जो बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जिसका हम इस बार कॉरिडोर बनाने वाले हैं, जो बनारस में जिस तरह से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई वो इग्नोर करने वाली नहीं है। और चित्रकूट के भी दरअसल हर स्टेट, हर राज्य अपने आप में अनोखा है, उसको दूसरे राज्यों से एक सवाल आपके समक्ष और रखना चाहता हूं। पॉजिटिव सेक्टर्स हैं और हमारे दर्शकों का सवाल है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि लोग इंगेज हो रहे हैं डिबेट में और इंटेलेक्चुअल डिबेट में इंगेज हो रहे हैं, दैट ये बहुत अच्छी बात है। हमारे एक दर्शक हैं, शायद बुंदेलखंड से, हालांकि लिखा तो नहीं लेकिन सवाल उनका उसी के मुताबिक, बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश तरक्की करे, हम सबकी कामना है, लेकिन जो यहाँ क्षेत्रीय असमानताएं हैं उस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। जैसे वो बुंदेलखंड का जिक्र कर रहे हैं, वो बहराइच का जिक्र कर रहे हैं, श्रावस्ती का जिक्र करते हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एनसीआर का एरिया और पश्चिम, यहाँ तो उद्योग क्रांति है, लेकिन सोनभद्र जो हमारे 80s में वहाँ इंडस्ट्री लगी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता है औद्योगिकरण में। इस बात में तो सच्चाई है। बोलिए संजय जी। ब्रजेश भाई, दोनों चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा। आज से 7 साल पहले जो सोनभद्र का इलाका है वो नक्सलवादी इलाका घोषित था। 7 साल में बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर नक्सलवाद की एक भी घटना हुई हो। ये जो डेवलपमेंट है वो विदाउट लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता। और आपने बहराइच का भी जिक्र किया। ब्रजेश भाई, जरा इस पर अपनी रिसर्च टीम को लगाइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल की मिलें कहां हैं, और उत्तर प्रदेश से बंगाल तक और बंगाल से बांग्लादेश तक जो चावल जाता है वो बहराइच से ही जाता है। मेरे पास मिलों का डेटा वहां तो का नहीं है, रेवेन्यू जो चावल लेकिन आज भी मैं आपको बताता हूं कि श्रावस्ती और बहराइच सबसे गरीब और सबसे खस्ता हाल जनपदों में से एक हैं, और आज भी भारत सरकार उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देती है, स्पेशली श्रावस्ती को, जो बहराइच का ही पार्ट है। ब्रजेश भाई, पिछले 5 सालों के अंदर बहराइच ने लंबी छलांग लगाई है, और हमने उत्तर प्रदेश के उन डिस्ट्रिक्ट्स को अलग रखा है जो डेवलपमेंट में पीछे थे। हमने उन ब्लॉकों को भी चयन किया है कि जो डेवलपमेंट में आर्थिक नीतियों पे, डेवलपमेंट पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर विचार करें तो क्षेत्रीय समानता का ध्यान रखें, जैसा कि हमारे दर्शक ने अपना कंसर्न शो किया। मैं अपने दर्शक को बहुत हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश भाई, जो डेवलपमेंट की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की बात कर रही है, वहां की विविधता का भी लाभ उठाकर कैसे वहां और ज्यादा
विकास हो जाए प्रयास इसके की लिए दुआई। बात कर रही है। सारे सेक्टर्स में काम हो रहा है और मुझको लगता क्या है कि क्षेत्रीय असमानता का शिकार है उत्तर प्रदेश, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सिर्फ पश्चिम और एनसीआर तक सीमित है? बाकी उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर हैं, हमें इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और क्षेत्रीय असमानता भी कम करें, ताकि हम उत्तर प्रदेश को जो डेवलप्ड स्टेट के तौर पे बनाना चाहते हैं, बिना डेवलप्ड स्टेट बनाए आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे अचीव करेंगे? फराज की दुआ। ये प्रॉब्लम ब्रजेश जी खाली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है जो आप असमानता की बात कर रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे ज़रूर उठाना पड़ेगा। अभी एक कंपैरिजन हुआ, दो तीन हमारे सम्मानित जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने किया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल का और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल का। ये आरबीआई हैंडबुक्स ऑन इंडियन स्टेट्स का डेटा है ब्रजेश जी, जो कि उत्तर प्रदेश के 5 सेक्टर के बारे में बताता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो कैसा परफॉर्म किया, और जब योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इसको जरा से आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। हाँ, डेटा पढ़ दें जी जी जी। तो इसका जो सोर्स है वो आरबीआई हैंडबुक ऑन इंडियन स्टेट्स है और ये द प्रिंट ने छापा था। इसके हिसाब से जो ब्रजेश जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 14.6% की एनुअल ग्रोथ से बढ़ा था, और 12 से और ये 17 से 22 की सरकार में जो बीजेपी की थी उसमें 1.3% से कम हुआ था। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो 9.9% की रेट से बढ़ा था, और बीजेपी की गवर्नमेंट में 0.6% से बढ़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन की अगर आप बात करेंगे तो हमारे शासनकाल में 4.1% से था, वीज़ावी 3.1%। तो अगर आप ये सारे डेटास को देखिएगा तो इसमें सामने परफॉर्मेंस है कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। और दूसरी जी अभी बात हुई कि हम लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे संजय चौधरी की गेहूं ज्यादा खरीदा है। अरे सर सुनिए तो 10 टाइम्स। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, गेहूं ज़्यादा खरीदा, लेकिन आंकड़ों में भी तो दिखना चाहिए। और जो हम लोग बात करते हैं ब्रजेश जी जीएसडीपी ग्रोथ की, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ये भी द प्रिंट ने छापा है, और इसके जो सोर्स लिए हैं वो मॉस्पी लिया है, आरबीआई हैंडबुक ऑन इंडियन स्टेट्स लिया है, और तमाम सरकारी रिपोर्ट्स हैं। ये जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो एवरेज एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 6.92% थी, और योगी जी के पहले शासनकाल में 3.2% थी। ये सामने देखिए डेटा। और एक चीज मैं आपको और अपडेट कर दूं, जो राष्ट्रीय जीडीपी है उसमें उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो 9.2%। वो दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 9.2%। दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज बाउंड टू हैपन। ये कम है और ज्यादा होना चाहिए। तो आपके सरकार में भी थी, कोई ऐसा तो नहीं कि ये कहीं बाहर से लेकर आए और इन्होंने बना ली। ब्रजेश जी ये ज्यादा होना चाहिए था। और मतलब वो डेटा आप जो कह रहे हो वो ठीक है, आप कह रहे हो, लेकिन ये डेटा भी तो स्वीकार करो सर। मैं आपको मैक्रो डेटा की बात बता रहा हूं। मैक्रो डेटा जो है उसको, और सर मैं तो ओपन सोर्स डेटा की बात कर रहा हूं, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहा। 2-3 चीजें और दिखा दूं उत्तर प्रदेश के बारे में, आपके दर्शकों को बड़ा मजा आएगा। 20 सेकंड बचे हैं बस 20 सेकंड में ही। ये देखिए, अभी एक हफ्ता पहले द हिंदू ने खबर छापी थी कि उत्तर प्रदेश में जो 0 फूड चिल्ड्रन है वो 28.4% है। ये सब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने 30 जुलाई को छापा था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दलित मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये सब सरकारी रिपोर्ट्स का मैं हवाला दे रहा हूं ब्रजेश जी आपको, कि हर सेक्टर में अभी प्रिंट आउट लेके आए हो, ये अक्सर लेके आते हो या आज नहीं? ये आपकी इतनी गंभीर डिबेट होती है, आपकी गंभीर डिबेट होती है। मैं सराहना करता हूं भाई, आप सब अपनी तैयारी करके आए, क्योंकि जो चीज बोले उसमें कुछ गलत ना हो। ठीक बात है ना। मैं मनीष हिंदवी जी को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, आपके पास सर 120 सेकंड का समय है। आप मुझे बताइए कि जो चुनौतियां हैं सरकार के समक्ष एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में, क्या हमें एक नीति को फोकस करके ज़रूरत है, या हमें चीन से प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत है, या वैसी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है, या फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी हमें नीतियों पर ज़्यादा केंद्रित करना चाहिए? मनीष जी। देखिए, समय बहुत कम है तो तुरंत बात करते हैं। पूरी दुनिया का इतिहास रहा है, आर्थिक इतिहास रहा है कि 3 सेक्टर्स में इकोनॉमी बटी रहती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। और हमेशा जो डेवलपमेंट होता है वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बढ़ने से होता है। आदरणीय संजय जी बार बार गेहूं खरीद बता रहे हैं, जो उससे डेवलपमेंट 1 ट्रिलियन का कभी नहीं होगा। तो हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप 2018 से बार जो इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, अब उस बात को 6 साल हो गए हैं, तो बहुत हाई टाइम है कि आप एक व्हाइट पेपर पब्लिश करिए कि जितने
इन्वेस्टमेंट्स का दावा आपने किया था उसमें कितना ग्राउंड पर आया, क्योंकि मेरा अपना अंदाजा है कि आपके लगभग 10 दो से दो 12% एमएलए हैं, आप पैसा सदन ग्राउंड में पर पूछ आया है। लेते, इस समय तो 10 से सदन 12% चल रहा है, पैसा आया है, जवाब भी बाकी आ पैसा जाता है। नहीं आया है। तो सुनिए ना, उस पर अब बात शुरू हो जानी चाहिए। सदन में सवाल पूछ लीजिए, जवाब आ जाएगा। हवाई अड्डे बना देने से मसला नहीं है, वहां पर बंद होने की कगार पर है क्योंकि वहां पर यात्री नहीं है, तो एयर ट्रैफिक नहीं है, तो हवाई अड्डे बना देने से मामला पूरा नहीं होगा क्योंकि जब तक वहां ट्रैफिक नहीं होगा। तीसरी बात, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में है। तीसरी आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो नोएडा हमारा शोकेस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वहां पर इनके अपने ही मंत्री कहते हैं कि साथ इन्वेस्टमेंट के टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर गीडा और कानपुर और बाकी जगहों की तो बात छोड़ दीजिए, जब नोएडा में इन्वेस्टमेंट के टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो जो ये स्थितियां हैं यहाँ पर, देखिए मुंह से कह देने से चीजें पूरी नहीं होंगी क्योंकि उनके पीछे आंकड़े भी होने चाहिए। थैंक यू सर। मनीष जी, लक्ष्य पूर्ति में क्या बाधाएं हैं? लक्ष्य पूर्ति में देखिए, जो सरकार पॉलिसीज़ बना रही है इस समय, जो यूपी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने नीतियां बनाई हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन की नीति है, एरो स्पेस की नीति है, तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के लिए एक अलग नीति बनाई है सरकार ने 6 महीने के अंदर। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है लखनऊ में अशोक लेलैंड की फैक्ट्री का आना, स्कूटर इंडिया में, जो 2025 के अंत तक डबल डेकर बस जो है यहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो सरकार को गति और तेज़ करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है सरकार ने एक दिशा अपनाई है, एक चैलेंज लिया है और उस चैलेंज को आदरणीय वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है? मैं बार बार मुझे चीन कहना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली हकीकत है चीन हमारे दुनिया के समक्ष। आप ब्रजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सरकार उसकी तैयारी कर रही है। हमें सरकार को ये उपाय बार बार सुझाते रहना चाहिए कि कहाँ पे वो पीछे हट रही है, कहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रही। लेकिन अगर उन्होंने एक सकारात्मक पहल करी है और आपके चैनल के माध्यम से आज यूपी में ये डिस्कशन शुरू हुआ है, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का डिस्कशन शुरू होना भी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिसको लोग कभी बेमारू राज कहते हैं, कभी उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं कहते आज, लेकिन वो उस वहाँ तक पहुँचा है। और मैं आपके माध्यम से विपक्ष से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वो आदरणीय सीएम को चैलेंज करना चाहते हैं तो वो अपने विपक्ष के गठबंधन के किसी एक राज्य को सामने लाके खड़ा करे कि हम 2029 या 28 से पहले इसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के। कर्नाटक तो बहुत इंडस्ट्रियल स्टेट तो वो ये दिखाएं कि हम नंबर 2 है शायद। हाँ, लेकिन वो ये प्रेज्यूम करें कि हम 2028 से पहले कर्नाटक को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के पेश करेंगे और आपको आगे नहीं जाने देंगे। आमंत्रित करता हूँ। हेमंत जी, क्या चुनौतियां और बाधाएं, क्षेत्रीय असमानता जिसका जिक्र हो रहा था, प्लस हमें सर्विस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इस पर फोकस करना चाहिए, क्या पॉलिसीज में परिवर्तन की जरूरत है? दूसरा, जो ब्यूरोक्रेसी की अप्रोच है काम के लिए, वो एक बहुत बड़ा बाधा है उत्तर प्रदेश के लिए। अरे देखिए, ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट के बगैर कोई स्टेट चल नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं। चीफ मिनिस्टर कोई भी रहे हो, चाहे नारायण दत्त तिवारी रहे हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इनको ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत होती है, रीड होते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति सकारात्मक है, गतिशील है, आपकी सोच दूरगामी है, तो ब्यूरोक्रेट उसी हिसाब से सपोर्ट करेगा और चीज़ों को पाया जा सकता है, टारगेट को छुआ जाए। मैं एक सवाल करता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़, ईमानदारी की बात है। अगर विपक्ष को लगता है कि टारगेट रखना गलत है, तो मुझे लगता है कि नकारात्मक है। अगर टारगेट नहीं भी मिलता है, 1% मान लीजिए, 10% मान लीजिए, 50% मान लीजिए, तो उस टारगेट को पाने की दृष्टि से जो एक्सेलरेशन होगा चीज़ों में, वो तो स्टेट के लिए बेहतर होगा। आंकड़ों की बात मैं पता नहीं कि मुझे समझ में नहीं आती ब्रजेश जी, लेकिन इतना एक मोटा आंकड़ा तो जाहिर सी बात है कि 2015-16 में जिस राज्य में बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की का फीसद 37.68 रहा हो, अगर वो 12% पा गया है, तो मैं सोचता हूं कि इस आंकड़े से ज़्यादा बेहतर को नहीं बोल सकता। कहीं ना कहीं सुधार और दुरुस्तीकरण तो है जी। बाकी अपोजिशन को चाहिए कि जो कमी सरकार की हो तरीके से सामने पेश करे, सरकार उसको दुरुस्त करे, बेहतर करे, लेकिन टारगेट पे जाए, ये अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि एक मूल्यवान परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए और आप सब ने अपने अपने विचार उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए प्रस्तुत किया। आप सबका बहुत शुक्रिया और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।